स्टार्ट करते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले ना। जो अभी तक हमने डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे वाइब्रेशन ऑलमोस्ट एंड है, ठीक है, खत्म हो चुका है, बट एक छोटा सा टॉपिक बचा लास्ट में हमारा, वाइब्रेशन आइसोलेशन वाला, ठीक है, वो चीज बचती है हमारी। बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो? ठीक है, हाँ, अच्छा, एक सेकंड में उस पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, देखो, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था 2010 वाला, उसका आंसर एक बार आपको बताता हूँ, पीपीटी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो एक क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला था हमारे पास, I think। कुछ इस तरीके से मास ऐसा लगा एम, ठीक है, एंड इस पे जो फोर्स लगा था ये आपको गिवन था 100 cos 100t, ठीक है। ये आपको गिवन था, के का वैल्यू 3000 आपको गिवन था यहाँ पे, 3000 Newton per मीटर, ये सब गिवन था। एंड ठीक है, आपको गिवन था एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन आपको गिवन था इसमें। इसका आंसर कितना है? आई थिंक सबसे लास्ट हमने ये लिखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, इसका वैल्यू था 50 एम। इसका आंसर बताओ कितना है? इसका आंसर बताओ कितना है? ये नहीं था क्वेश्चन? अच्छा, नहीं ये था तो चलो इसको सॉल्व कर दो फिर, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन आपको गिवन है 50 एम, ठीक है, एंड मास इज अटैच्ड हार्मोनिक फोर्स, हाँ ठीक है, ये सब आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ एम, आपको मास एम निकालना है, ठीक है। इसको इसको सॉल्व करो, तब तक मैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन आई थिंक देख लेता हूँ मैं कौन सा है। आई थिंक 2014 का क्वेश्चन था वो, जहाँ तक याद आ रहा है, 2014 का क्वेश्चन था ना शायद। इसको सॉल्व करो तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो आप तब तक। तो ओमेगा आपको दे रखा है, इट इज 100, है ना। एफ नॉट इज गिवन एज 100, ठीक है, ये सब चीजें गिवन है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन कहने का मतलब आपको क्या गिवन है? इट इज गिवन एज व्हाट, ए। ये आपको एम्पलीट्यूड ए आपको गिवन है, ठीक है, के वैल्यू आपको गिवन है, मास पूछा है। ए का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, हमने क्या लिखा था, एफ नॉट बाई के, एफ नॉट बाई के इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 1 - r², ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर?
अच्छा यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा साई का, इसका वैल्यू क्या होने वाला? साई डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग रेशियो जो है, इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? इसका वैल्यू बताओ। क्या होगा इसका वैल्यू? आप लोगों को साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है आप लोगों को? हाँ तो फिर बताओ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? जब ऑडियो क्लियर है और सब क्लियर है तो इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा साई का? साई का वैल्यू कैसे लिखोगे? इसमें इतने सोचने वाली बात क्या है, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मतलब इसमें ऐसा क्या सोचने वाली क्या बात है इसमें, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे सबसे पहले ये देखो साई का वैल्यू लिखोगे ऐसे, सिस्टम आपको क्या गिवन है? साई बेसिकली क्या है, डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग रेशियो है, वो क्या होता है? जब आपने का कुछ डैम्पर लगा हो तब आप बोलोगे ना, डैम्पर ही नहीं लगा है सिस्टम में तो कहाँ से इसका वैल्यू होगा? इट इज जीरो। क्वेश्चन में कई बार स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा, आपको डायग्राम देखो ना, डैम्पर दिख रहा है आपको ऐसा कुछ लगा हुआ? तो फिर ये चीज मैं यही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि कई बार क्या होगा, आप इस छोटी सी चीज को वही चीज है, छोटी चीज को आप देखोगे नहीं, ध्यान में नहीं रखोगे तो आप साई निकालने बैठ जाओगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाओगे एंड फिर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझो कि यार क्वेश्चन में मुझे डैम्ड सिस्टम दिया है, अनडैम्ड सिस्टम दिया है। देखो जब भी वाइब्रेशन का क्वेश्चन है ना, तो पहले देख लो डैम्ड है कि अनडैम्ड है, फिर आप देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन का है कि फ्री वाइब्रेशन का है। ठीक है, इस तरीके से। तो साई का वैल्यू नहीं है, साई इज गिवन एज जीरो, क्योंकि टेम्पर ही नहीं है लगा है तो किस बात का साई होगा यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे सी जीरो हो जाएगा ना, डैम्पिंग कोफिशिएंट। आंसर बताओ फटाफट क्या आ रहा है यहाँ पे मास का? मास का वैल्यू कितना आ रहा है? तो जस्ट नॉर्मली सॉल्व करना है ना, तो उसका आंसर निकालो, उसमें क्यों टाइम लगा है? नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? अगर नहीं हो रहा है सॉल्व तो बोलो, आंसर में सॉल्व करे फिर।
और ऐसा तो होना नीचे के सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत सिंपल है। तो आंसर बता दो कितना आंसर आया। एक काम करो, आप इसे कैलकुलेट करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते फिर हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इतना टाइम यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओगे। देखो, गेट में एक चीज बहुत मैटर करती है, इजी क्वेश्चन में अगर आप टाइम लगा रहे हो ना, तो जहाँ पे एक्चुअली में टाइम ज्यादा लगेगा वो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो जो आपको पता है क्वेश्चन सिंपल सा है, तो कोशिश करो उसे फास्ट करने की। ठीक है, पता है प्रॉब्लम ये होता है कि हम जनरली इजी क्वेश्चन में भी टाइम लगा देते हैं। इजी क्वेश्चन को तो आपको बहुत फास्ट करना है, क्योंकि वहां का जो आपने टाइम सेव किया होगा ना, आप डायरेक्टली उसको यूज करोगे आगे उन क्वेश्चंस में जहाँ पे टाइम ज्यादा इन्वॉल्व होगा ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन सेम अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे, ऐसा होगा ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी ऐसे बहुत सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको पता है। बट 2 मार्क्स के कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे टाइम ज्यादा लगने वाला है, 5 मिनट 6 मिनट, है ना। तो वो चीज, तो वो टाइम को आप यूटिलाइज कैसे आप निकालोगे 3 घंटे में? वो टाइम आपको निकालना कैसे है जब आप कहीं कुछ क्वेश्चंस में कम टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। तो वो बेसिक सी चीजें हमेशा याद रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो इसमें। अ डैम्पर ऑफर्स resistance 0.05 Newton at constant velocity 0.04 meter per second. Damper is used with K equals to 9 Newton per meter. ठीक है, K basically stiffness they have the spring. Determine the damping and frequency of the system. Determine the damping. Determine the damping and the frequency of the system when the mass of the system is 0.1 kg. 0.1 kg. ठीक है, भरत लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो? 0.1 kg आ रहा है उसका आंसर। 0.1 kg का आंसर आ रहा है आपका 0.1 kg। ठीक है, इसको सॉल्व करो। R.577 R.577 है, मतलब मैं समझा नहीं, फ्रीक्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो यहाँ पे ओमेगा आपको गिवन है 100, एंड अगर आपको वो निकालना है ओमेगा एन, ओमेगा एन कैसे निकालोगे? ओमेगा एन के लिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, √k/n। तो वो तो मास आपको निकालना है ऑलरेडी। तो आपने फ्रीक्वेंसी रेशियो 0.577 निकाला कैसे? सर जब सर जो हाँ, डैम्पिंग
सर डैम्पिंग रेशियो, सर डैम्पिंग रेशियो है सर वो 0 है, तो आर निकल जाएगा सर इसमें से। अच्छा, आपने आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सर हाँ आर ठीक है, कैलकुलेट की, फिर सर फ्रीक्वेंसी रेशियो से ओमेगा एन निकाल दिया, हाँ ओमेगा एन से मास निकाल। ओमेगा बाय ओमेगा एन क्या होगा सर ना। ओमेगा एन बाय ओमेगा, अच्छा उल्टा लगा। नहीं नहीं नहीं, ओमेगा बाय ठीक, ओमेगा एन होता है। ठीक है सर। प्रीवियसली ये क्या उल्टा तो नहीं लिखा था पहले भी? सर ये उल्टा लिख दिया, हाँ ओमेगा एन बाय ओमेगा। नहीं नहीं, प्रीवियस जो लिखा था वहां भी उल्टा लिखा है क्या? प्रीवियस कहाँ सर? प्रीवियस लास्ट लेक्चर हमने फ्रीक्वेंसी रेशियो में डिस्कस किया था। नहीं नहीं सर, उधर ठीक लिखा है। तो चलो ठीक, इसको सॉल्व करो, इस सॉल्व करो यहाँ से। डिटरमाइन द डैम्पिंग की जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे पूछा गया आपको, एक तो पूछा है साई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास ऑफ द सिस्टम इज 0.1 kg। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा होगा जब डैम्पिंग हो रही है इन्वॉल्व, तो ये पूछ रहा है बेसिकली डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि क्या डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि सिस्टम में डैम्पिंग इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बात है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। सॉल्व करो इसे, फिर देन नेक्स्ट लिखते हैं एक और चीज। अच्छा, इसमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट कैसे, सी कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आप साई लिखते हो, इट इज व्हाट, सबसे पहली बात तो साई जो है इस सी बाई सी है ना, सी बाई 2m ओमेगा एन, ऐसा लिख सकते हो। तो पहले सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सी के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने दिया कि डैम्पर ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 न्यूटन एट कांस्टेंट वेलोसिटी 0.04 मीटर पर सेकंड। एंड आपको याद होगा डैम्पिंग फोर्स जो होता है एफ डी इज नथिंग बट द सी इंटू वेलोसिटी एक्स डॉट। तो उसने वेलोसिटी दिया है, डैम्पिंग फोर्स दिया है, वहां से आप सी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। लास्ट वाला आंसर नहीं आ रहा है। पहले इसको सॉल्व करो, उसको मैं आपको सॉल्व करता हूँ, उसको पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर ही लो पहले। यहाँ से बेसिकली आप सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सी का वैल्यू मिल गया, फिर इसमें रखोगे डायरेक्टली साई का वैल्यू मिल जाएगा, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। एंड फिर डैम्प फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस साई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, जब भी वैल्यूज गिवन होती है हमेशा डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। देखो उसने डैम्पिंग कोएफिशिएंट नहीं दिया, उसने क्या दिया है बेसिकली, डैम्पर ऑफर्स अ रेजिस्टेंस, बेसिकली उसने डैम्पिंग फोर्स दिया है ना, कि भाई इतना फोर्स वो रेजिस्ट कर पा रहा है, तो ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 न्यूटन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 0.04 मीटर पर सेकंड। तो उसने डैम्पिंग फोर्स एंड वेलोसिटी दी है, वहां से आप बेसिकली सी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है या उसको उस वक्त उस मोमेंट पे ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है,
तो वो सी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। अगर सी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा देन फर्दर आगे कोई भी जो भी पूछा गया वो कोई भी पार्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बेसिक जो फॉर्मूले, बेसिक जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ना जो डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ना पूछ के वो कुछ एक बेसिक पॉइंट आपको गिवन क्वेश्चन में देते हैं। अब वो बेसिक अगर पॉइंट हमें नहीं पता होगा तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जिसको सिर्फ ये साई का फॉर्मूला सी बाई टू एम ओमेगा एन याद हो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सी का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है ही नहीं क्वेश्चन। कितना आ रहा है आंसर? 0.667.317। हाँ ठीक है, ये करेक्ट करेक्ट। सी ये जो साई का वैल्यू आ रहा है, साई का वैल्यू आ रहा है आपके पास 0.66 या 0.658 समथिंग आ रहा है, और इसका वैल्यू आ रहा है 7.14 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके अराउंड कुछ वैल्यूज आ रही है। ठीक है, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है, बाकी लोगों का आंसर आया एक बार कंफर्म कर, या किसी का भी नहीं आया? 0.1 आ गया है ना? हाँ तो एक बार भरत एक बार चेक करना, कैलकुलेशंस में आप कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, एक बार ट्राई करो, आ जाएगा। ठीक, इन केस नहीं होता तो फिर देन मुझसे एक बार व्हाट्सएप में पूछ लेना, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो जो हमने कहाँ पे छोड़ा था, आई थिंक जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स वाइब्रेशन वाला, ठीक है, उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट था मैग्निफिकेशन फैक्टर था। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो, तो लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, तो जब आप इसकी बात करते हो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपके पास ये कुछ सिस्टम है ना, ये बेसिकली स्प्रिंग कनेक्टेड है एंड दिस इज फॉर डैम्पर एंड ये मास आपका m। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक फोर्स लग रहा है जो आपका क्या एफ नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बोल दो और कॉस ओमेगा टी बोल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ये चीज तो एक हार्मोनिक फोर्स है बेसिकली, है ना, जिसका कुछ एक फ्रिक्वेंसी है। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट एफ नॉट नहीं है, विद द फ्रीक्वेंसी वो लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या हो, विद द कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट ही लगे, है ना, तो वो स्टैटिक केस हो जाएगा। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो ये डायनेमिक केस है। और इसका एक स्टैटिक केस ये भी हो सकता है कि सिंपली आपको यहाँ पे एफ नॉट लग रहा हो, कोई फ्रीक्वेंसी ना हो उसके साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिर्फ एफ इक्वल्स टू एफ नॉट लगा, तो ये बेसिकली स्टैटिक केस हो गया ये चीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है स्टैटिक केस तो ठीक है, हम डायनेमिक केस की बात करें। डायनेमिक केस में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इट इज लाइक दिस की एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स, है ना, एज यूजुअल जो था हमारा अनडैम्ड, सॉरी फ्री वाइब्रेशन केस में डैम्ड फ्री वाइब्रेशन केस, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डैम्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन केस, है ना। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था डैम्ड फ्री वाइब्रेशन, अब पढ़ रहे हैं डैम्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेट्स सपोज आपने मास से डिवाइड किया तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, सी बाई एम एक्स डॉट प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन का फाइनली जो हमने सॉल्यूशन देखा था, है ना, जो हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया था,
इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, क्योंकि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होने वाले, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट। ठीक है, ये दो चीजें इन्वॉल्व होती है। अब जब आप सॉल्यूशन देखोगे इनके, जब आप इनका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में क्या है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसका एक सॉल्यूशन अलग से पार्ट है, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम एज इट इज, जो हमने लास्ट केस डिस्कस किया था, डैम्ड फ्री वाइब्रेशन केस, तो सेम आएगा। बट यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल है एक जो अलग से आने वाला है, एंड वही एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलग पॉइंट आएगा हमारे सामने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, देखो मैं उसका वैल्यू लिख लेता हूँ डायरेक्ट। वैल्यू हम अगर हम लिखें तो सी एफ वाला जो पार्ट है वो क्या था, कैपिटल एक्स बेसिकली एम्पलीट्यूड ई टू द पावर माइनस साई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी डैम्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी टी प्लस 5। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आता है किसका, सी एफ का। बट हम जब बात करते हैं पी आई की, तो पी आई हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, एफ नॉट बाई के अंडर रूट यहाँ पे 1 - r² का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया है। अब देखो यहाँ पे बस ये पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है कि बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड देखो, सी एफ का एम्पलीट्यूड आप इसको देखो, और ये जो दूसरा पी आई है उसके केस में आप एम्पलीट्यूड को चेक करो जरा। तो दोनों के एम्पलीट्यूड को आप चेक करते थे, खासकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, वो ये है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस साइन ओमेगा एन टी है। तो एज टाइम इंक्रीजेस, है ना, एज टाइम इंक्रीजेस, तो क्या होना है कि सी एफ वाला जो पार्ट है इट विल डिक्रीज। ये चीज हमने डिस्कस किया था, बट ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और यही एक हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब ये चीज कभी खत्म होगी ही नहीं, है ना, ये चीज कभी खत्म होने ही नहीं वाली। तो खत्म नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हमेशा लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो इसलिए तो हम बोलते हैं एक रनिंग लाइफ आपका किसी एक मशीन का होता है हमेशा, जो मशीन रनिंग कंडीशन में होगी उसका एक रनिंग लाइफ होता है, कि भाई इतने साइकिल तक, इतनी नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली एंड फेलियर हो सकता है कभी भी। तो उसका एक रनिंग लाइफ, एक लाइफ हम डिफाइन कर देते हैं कि ये इसकी लाइफ है, इस लाइफ के बाद इसको हम आगे यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फेलियर होने के चांसेस है, अनएक्सपेक्टेड कभी भी फेलियर हो सकता है आफ्टर द लाइफ इज ओवर, वो चीज है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वही आर हमारा वही फ्रीक्वेंसी रेशियो है। ठीक है, आर इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये वाले पार्ट को हम कंसीडर नहीं करते, ये जो सी एफ वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन है इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये तो ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते खत्म हो जाएगा। बट दिक्कत इसके साथ है, जो दूसरा पीआई वाला पार्ट था, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अब जो भी कंसीडर करते हो इसी को कंसीडर करते हो। अच्छा, इसका एक और नाम हम बोलते हैं, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट वाइब्रेशंस। स्टडी स्टेट वाइब्रेशंस, स्टडीज, क्योंकि ये तो राइट मैंने हाईलाइट कर रखा, तो स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, है ना, स्टडी स्टेट वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा। स्टडी स्टेट क्यों बोला, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना, स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड हो गई चीज। नेक्स्ट, ये तो आपका सॉल्यूशन की बात हुई। अब फर्दर हमें जो डिस्कस करना है उसमें ये चीज था कि हमने आई थिंक ये चीज डिस्कस भी किया था, मैग्निफिकेशन फैक्टर, एम एफ, मैग्निफिकेशन फैक्टर। और ये मैग्निफिकेशन फैक्टर किसका रेशियो होता है, इसका, किसका, ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय द स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये चीज को अगर आप देखोगे तो ये चीज शो क्या कर रहा है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन में बेसिकली आपका ये वाला केस है। अगर ये स्टैटिक कंडीशन, इस स्टैटिक कंडीशन में आपका क्या डिफ्लेक्शन होने वाला है, डिफ्लेक्शन विल बी व्हाट, कि आपका
जो डिफ्लेक्शन होगा लेट सपोज उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट सपोज x इक्वल्स टू एफ नॉट बाई के, है ना। जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन होगा लेट सपोज इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन विल बी व्हाट, एफ नॉट बाई के, है ना, जो भी लोड लग रहा है डिवाइडेड बाय द स्टिफनेस जो भी है, एफ नॉट बाई के, इस तरीके स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज स्टैटिक डिफ्लेक्शन, हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक डिफ्लेक्शन ये होगा आपका। तो आप एक चीज देखो, जब वाइब्रेशंस होंगे तो आपका एम्पलीट्यूड ये होने वाला है एफ नॉट बाई के अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर, है ना। और पूरा ये चीज कंप्लीटली अंडर रूट में, तो उसका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसका कंपैरिजन में आप कर रहे हो स्टैटिक डिफ्लेक्शन के साथ। ठीक है, अगर आपका स्टैटिक डिफ्लेक्शन है और एक एम्पलीट्यूड वो भी एक तरीके का डिफ्लेक्शन है अंडर वाइब्रेशंस, है ना, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है ना, ये स्ट्रेंथ की बात करेगा कि कितना स्ट्रेंथ है इसका वाइब्रेशंस का। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट शोज द स्ट्रेंथ, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आप कंपैरिजन किससे करोगे, जो स्टैटिक केस में होगा उसके कंपैरिजन, उसी के साथ कंपेयर करने वाले, तो उसके कंपैरिजन वो कितना स्ट्रांग है, ये चीज को कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे किसकी हेल्प से, मैग्निफिकेशन फैक्टर की हेल्प से। अब बात आ जाती है यहाँ पे, देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला की बात करते हो तो फॉर्मूला अगेन सिंपल सा है ना। फॉर्मूले में क्या आएगा आपका, यहाँ एफ नॉट बाई के, ठीक है, एफ नॉट बाई के आपका था यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर, ये चीज। और नीचे स्टैटिक डिफ्लेक्शन वही आपके पास एफ नॉट बाई के अंडर, जो डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे स्टैटिक डिफ्लेक्शन इज व्हाट, एफ नॉट बाई के। तो ये चीज तो कैंसिल आउट होनी है यहाँ से, तो सिंपली मैग्निफिकेशन फैक्टर आपके पास बचता है ये वाला पार्ट। और इसमें ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मतलब थ्योरेटिकली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही, है ना। देखो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साई आर का होल स्क्वायर। मतलब आप देखोगे इससे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर कब मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, कब मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तब जाके आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो लेट सपोज मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इफ की आपका जो डैम्पिंग है इट इज कांस्टेंट, है ना। इफ इट इज कांस्टेंट, तो अगर मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन फैक्टर को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, आर, फ्रीक्वेंसी रेशियो, क्योंकि सही तो मैंने बोल दिया कांस्टेंट है, एंड इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे बेसिकली एक वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू मिलता है मुझे, आर का एक वैल्यू मिलता है, इट इज व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक वैल्यू मिला। तो ये आर का वो वैल्यू है, मतलब बेसिकली आर क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो है एट विच एमएफ, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज मैक्सिमम। ठीक है, अभी जस्ट मैं नोट कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, है ना, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। और इस बार क्या है, जैसे एमएसक्यू क्वेश्चंस है, तो एमएसक्यू क्वेश्चंस काफी अच्छे इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपने लिखा, देखो पहला पॉइंट आपने तो ये लिख लिया। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, आपने ये लिख लिया कि भाई साई कांस्टेंट होगा तो मैक्सिमम जो एमएफ होगा वो किस पर्टिकुलर आर पे होगा, मतलब किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेशियो पे होने वाला है, तो वो ये है हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी रेशियो आ जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया, चलो फिर नेक्स्ट इसको ना ऐसे करके लिखना, नोट करके लिखना पॉइंट, नोट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना सेकंड, सेकंड पॉइंट आप लिखना, सेकंड पॉइंट में अगर हम देखो ऐसा लिख सकते हैं कि एट आर इक्वल्स टू जीरो, एट आर इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, आर इक्वल्स टू जीरो कब पॉसिबल है, आपको पता होना चाहिए। आर सबसे पहली बात क्या है, ओमेगा बाई ओमेगा एन, तो या तो ओमेगा जीरो हुआ होगा या ओमेगा एन इनफाइनाइट हुआ होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल केस ही नहीं है कि आपको ओमेगा एन इनफाइनाइट हो जाए।
ठीक है, ये तो पॉसिबल केस नहीं, तो इसको तो हटाओ। ओमेगा 0 है, अगर ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 बोलने का मतलब फ्रिक्वेंसी आपका बेसिकली 0 है, जो फोर्स लग रहा था ना आपका वो 0 है। तो कहने का मतलब है, ये बोल रहा है कि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज 0। ठीक है, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी 0। अब देखो सिंपली आप किसी भी मेंबर पे, ये वाला केस है जो, ये वाली केस, अब इसमें मैं F0 लगा रहा हूँ, F0 लगा के मैं नीचे खींच रहा हूँ इसको सिंपली। अब F0 लगा के नीचे खींच रहा हूँ तो कोई वाइब्रेशन होंगे इसमें? कभी कभी कोई वाइब्रेशन नहीं होने वाले। बात समझ रहे हो? यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होने वाले। वाइब्रेशन तो तब होंगे जहाँ रिपीटेशन हो मोशन का। आप फोर्स लगा के इसको नीचे 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 लेकर आ रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन कब होता है? जब मोशन का रिपीटेशन हो। तो रिपीटेशन होने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो बदलना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो मोशन का रिपीटेशन ही एक्चुअली में ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है। तो सिंपली आप फोर्स लगा रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नो ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे आपका एम एफ क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर केस के लिए एम एफ का वैल्यू हो जाएगा व्हाट? फॉर्मूला में रखकर देखोगे आपको क्या मिलेगा वैल्यू? 1, है ना। एम एफ का वैल्यू यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्या रखा? आर का वैल्यू 0 रख दिया। एम एफ के फॉर्मूले में आर का वैल्यू 0 रखो तो आपको क्या मिलने वाला है? एम एफ का वैल्यू 1, है ना। ये चीज, ठीक है, ये चीज अभी ध्यान रखना। इसी इन्हीं से हम पॉइंट्स आगे भी क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट आपका, लेट सपोज आर का वैल्यू 1 एट आर इक्वल्स टू 1। आर इक्वल्स टू 1 बोलने का मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा एन। ठीक है, मतलब कौन सी कंडीशन होगी? रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो ओमेगा आप याद रखो हमेशा, ये तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आप जनरली बोलते हैं हम एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, या फोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी या फोर्स फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ये चीज हमारे पास है। अब आर का वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? ये देखो, एम एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, ये चीज के बारे में देखो। अगर आपने ये वैल्यू रखा तो आपको क्या मिलने वाला है? एम एफ का वैल्यू, इस चीज को देखना, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से फॉर्मूला मिलता है एम एफ का एट आर इक्वल्स टू 1। आर इक्वल्स टू 1 बोलने का मतलब है योर द रेजोनेंस कंडीशन, है ना। ये वाली कंडीशन, ठीक है, मतलब कौन सी कंडीशन है? दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, दिस इज योर रेजोनेंस कंडीशन। ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन आपने बोल दिया। ठीक है, एट आर इक्वल्स टू 1 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन, रेजोनेंस कंडीशन आपको मिल गया। ठीक है, ये चीज तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना आ गया? 1/2 साइड। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम एक चीज डिस्कस करें कि भाई अगर मैंने डैम्पिंग, मतलब अमाउंट ऑफ डैम्पिंग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैम्पिंग फैक्टर, ये डैम्पिंग रेशियो, अगर मैंने इसको इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं एम एफ जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है इट विल डिक्रीज। ये तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इस पर्टिकुलर केस से। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस में आपका है, लेट सपोज इफ द डैम्पिंग इज 0, अगर आपको गिवन है कि डैम्पिंग 0, कोई डैम्पिंग आपने प्रोवाइड नहीं करेगी, एंड वहां पे आपका आर का वैल्यू 1 है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन है ना, रेजोनेंस कंडीशन है, मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा एन है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इस केस में क्या होने वाला है? देखो फॉर्मूले में अगर हम रख कर देखें, साई का वैल्यू 0 रखा, आर का वैल्यू 1 रखा, 0 ये भी 0, तो टोटली क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो बट वी आर गेटिंग 0, तो सॉरी इनफाइनाइट, है ना, इट इज वी आर गेटिंग इनफाइनाइट। एम एफ का वैल्यू इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है, ये चीज, मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू इनफाइनाइट मिल रहा है। नेक्स्ट केस, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि फिफ्थ में कि इफ, हाँ, इफ अगेन डैम्पिंग इज 0 बट r is √2, r is √2, then we are getting magnification factor,
आर का वैल्यू अगर हमने √2 रख दिया, आर का वैल्यू √2 रखते हैं फॉर्मूले में, देखो आर का वैल्यू √2 रखोगे तो 1 माइनस टू, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 1 माइनस टू -1, अगेन होल स्क्वायर है तो 1 बचेगा, साई का वैल्यू तो 0 है, तो ठीक है आपका क्या बचेगा, एम एफ का वैल्यू बेसिकली 1, यू विल बी गेटिंग एम एफ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगेन ये चीज। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मैग्निफिकेशन फैक्टर इज, इन केस ऑफ क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन अब आपके पास ये, आपके पास है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डैम्ड, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज मैक्सिमम एट ए, आर इक्वल्स टू 1, ठीक है, आर इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम होगा, लेट सपोज आर इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम होगा, या फिर आर इक्वल्स टू √1 माइनस टू साई स्क्वायर पे मैक्सिमम होगा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आंसर बताओ क्या होगा, किस पे मैक्सिमम होने वाला है? क्या आंसर होगा इसमें? बी, बी, यस एग्जैक्टली, यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 1 हमें एक्चुअली माइंड में हमेशा रहता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा, बट अगर आपका डैम्ड केस है, डैम्ड केस जहाँ पे आपने डैम्पिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो वहां पे कभी भी रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम नहीं मिलेगा। हाँ वो नियर टू मैक्सिमम है, बट मैक्सिमम नहीं है वो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये आपका बिल्कुल रेजोनेंस कंडीशन है, डेफिनेटली ये रेजोनेंस कंडीशन है, बट रेजोनेंस कंडीशन के केस में आपको मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज आपको याद होगा, हाँ ये है आर इक्वल्स टू 1, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा, तो ये आपका कौन सा केस है, डैम्ड केस में आपका रेजोनेंस हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर 1/2 सही होगा। और अमाउंट ऑफ डैम्पिंग बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर डिक्रीज भी करेगा, ये चीज है। बट मैग्निफिकेशन फैक्टर इन्फानाइट नहीं है, मैग्निफिकेशन फैक्टर इन्फानाइट नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कुछ मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो ये कंडीशन, दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे आपका मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है आपसे कि लेट सपोज, ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, इफ फ्रीक्वेंसी रेशियो, if frequency ratio is 0, then magnification factor, magnification factor can be reduced by increasing damping, मतलब इंक्रीजिंग डैम्पिंग बोलने का मतलब साई का वैल्यू बढ़ाना। ऑप्शन बी डिक्रीजिंग डैम्पिंग, साई का वैल्यू डिक्रीज। सी नो इफेक्ट, डी नन। आंसर नो इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग। बताओ क्या आंसर आएगा। If frequency ratio is 0, then magnification factor can be reduced. इंक्रीज करना पड़ेगा डैम्पिंग को, डिक्रीज करना पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या नन, कोई भी आंसर नहीं इसमें से। अरे देखो हमने अभी क्या लिखा है इससे पहले प्रीवियसली, इफ आर इज 0 तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज 1, नो मैटर कि आपने क्या डैम्पिंग प्रोवाइड करे, कि आप देखो तो यहाँ पे रख के आर का वैल्यू 0 रख के देखो, मैग्निफिकेशन फैक्टर हमेशा 1 आएगा, डैम्पिंग से कोई मतलब ही नहीं, आपने डैम्पिंग कितना भी प्रोवाइड कर दिया,
क्या लगता है डैम्पिंग से कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा क्या? अगर आप आर का वैल्यू 0 रखते हो तो फॉर्मूले में रखकर देखो वैल्यू, अगर आप आर का वैल्यू 0 रखते हो तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से? नहीं ना, तो फिर कहने का मतलब ये है कि नो इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा डैम्पिंग का, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, आंसर सी होगा, ठीक है ये चीज। तो आप चाहो तो ना यहाँ पे इसी पॉइंट के बगल में लिख लो ये वाला, आप यहाँ पे एक काम लिखो, जो आपने सेकंड केस लिखा है ना, तो सेकंड केस के बगल में लिख लेना नो इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज में जब आपका आर 0 हो जाए, ठीक है, जब आपका आर ही 0 हो जाएगा तो उस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला डैम्पिंग का, ठीक है। ठीक, हाँ, ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ, रेजोनेंस कंडीशन, लेट सपोज सेकंड चीज का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं, अगर रेजोनेंस कंडीशन है और सिस्टम इज अनडैम्ड, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कहाँ पे इन्फिनाइट मिलेगा? क्या मैग्निफिकेशन फैक्टर इन्फिनाइट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? देखो क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज डिस्कस करना है, हमेशा डैम्ड और अनडैम्ड, हमने यहाँ पे केसेस लिखे हैं, देखो ये वाला जो केस है ना, ये है आपका क्या, डैम्पिंग 0 देर का मतलब ये कौन सा केस हो गया, अनडैम्ड, ब्रैकेट में ऐसे करके जरूर लिखना तो आइडिया रहेगा। अनडैम्ड क्योंकि डैम्पिंग 0 है तो मतलब अनडैम्ड सिस्टम है, अनडैम्ड सिस्टम है और रेजोनेंस हो रहा है, इट मींस मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इनफाइनाइट। क्या होने वाला है, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इनफाइनाइट, ठीक है, मैग्निफिकेशन फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अनडैम्ड सिस्टम के केस में आपका रेजोनेंस कंडीशन में मैग्निफिकेशन फैक्टर विल इनफाइनाइट, बट अगर डैम्ड सिस्टम हुआ तब रेजोनेंस कंडीशन पे वो मैक्सिमम नहीं होने वाला, वो नियर टू मैक्सिमम होगा बट मैक्सिमम नहीं होगा, बात समझ में, ये चीज। तो ये केस आपको हमेशा याद होना चाहिए, साई अगेन 0, ये भी अगेन आपका अनडैम्ड का ही केस है। इसमें ना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको बस ये जो हमने नोट पॉइंट्स में लिखे हैं ना 1 2 3 4 5, ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अगर सिस्टम डैम्ड है तो मैग्निफिकेशन फैक्टर आएगा 1/2 साई, और साई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर डिक्रीज करेगा। बट अगर आपका अनडैम्ड सिस्टम हुआ तो मैग्निफिकेशन फैक्टर एट रेजोनेंस तो इन्फिनिट होगा ही होगा, बट डैम्ड सिस्टम के लिए वो इन्फिनिट या मैक्सिमम नहीं होने वाला एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, इस पर्टिकुलर केस की, ठीक है, इसको याद करके रखने वाला चीज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं डायरेक्टली, देखो इसमें लिखना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो इसे, तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा तो आपको वो चीज याद भी रहेगा, तो इसमें ऐसा लिखना, फर्स्ट फॉर अनडैम्ड सिस्टम्स, for undamped systems magnification factor is maximum at resonance, is maximum at resonance, ठीक है, at resonance, resonance का मतलब r equals to 1, ठीक है। तो फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम मैग्निफिकेशन फैक्टर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, ठीक है, कहने का मतलब कि दैट इज साइज 0 एंड r equals to 1, ऐसा केस हुआ तो mf will be what, इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट फॉर डैम्ड सिस्टम्स, फॉर डैम्ड सिस्टम mf इज मैक्सिमम एट फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको हम अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इस मैक्सिमम एट फ्रीक्वेंसी रेशियो, एट फ्रीक्वेंसी रेशियो आर क्या था हमारे पास फॉर्मूला, अंडर रूट 1 - 2
साइड्स पर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया आर का कि भाई इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेशियो पे आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। और कॉमा करके इसमें लिखना विच इज स्लाइटली लेस देन slightly less than 1, ठीक है। मतलब 1 आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 हो जाता था, वो तो रेजोनेंस कंडीशन थी ना, बट 1 से थोड़ा सा पहले आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है, विच इज स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो कि when when the when the frequency of excitation is slightly less than what, resonating frequency, slightly less than resonating frequency, ठीक है। तो आर की क्या होगी आपकी वैल्यू, हाँ, तो आर की कौन सी वैल्यू होगी, आर की 1 से थोड़े से लेस है, विच इज लेस देन 1, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन इज लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ओमेगा एन बेसिकली, है ना। हम ये बोल रहे हैं ना आर का वैल्यू थोड़ा सा 1 से कम हो, आर क्या है बेसिकली ओमेगा बाई ओमेगा एन, है ना। तो इट विल बी व्हाट, अगर आप लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा ओमेगा लेस देन ओमेगा एन। तो ओमेगा एन को बेसिकली हम बोल रहे हैं दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही तो जब आपका फोर्स फ्रीक्वेंसी या एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तभी तो रेजोनेंस होता है। तो वो चीज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं हम कई बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, ये चीज बोलेगी, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट थर्ड पॉइंट इसी में कि फॉर डैम्प्ड सिस्टम्स, for damped system magnification factor at resonance is 1/2 साइड, ठीक है। अच्छा, पता है क्वेश्चन कई बार जल्दबाजी के चक्कर में गलती ऐसे भी होती है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कि लेट सपोज अ वाइब्रेटिंग अ डैम्प्ड सिस्टम अप इज गिवन, आपको एक डैम्प्ड सिस्टम गिवन है एंड आपसे बोला कि द मैग्निफिकेशन फैक्टर एट रेजोनेंस, और ऑप्शन ए दे दिया पहले ही क्या, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम लोगों को सबको यही पता है कि यार रेजोनेंस पे बेसिकली इनफाइनाइट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। और होगा भी ऐसा कि ऑप्शन ए जानबूझ के पहले ही सिलेक्ट किया होगा इनफाइनाइट, क्योंकि रेजोनेंस सुनते ही माइंड में आता है कि इनफाइनाइट होने वाला है। बट आपको पता है इसने डैम्ड के बारे में बोला है, तो डैम्ड के केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/2 साइड। हाँ, अगर उसने कहीं अनडैम्ड बोला होता और वो रेजोनेंस की बात करता है तो फिर मैग्निफिकेशन फैक्टर इनफाइनाइट होता है। तो अब आपको ये चीज में क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि यार डैम्ड होगा तो 1/2 साई विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर, एंड इफ द सिस्टम इज अनडैम्ड, मतलब कोई डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं की है, देन एट रेजोनेंस कंडीशन मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज है ना, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक जगह हमने डैम्ड बोला है और एक जगह अनडैम्ड बोला है, ये चीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, जैसे सिंगल डिग्री फ्रीडम डैम्ड फोर्स वाइब्रेशन मैग्निफिकेशन फैक्टर इज मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर थिंग, और नो इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, आपका डैम्पिंग का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है, 0। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर को आप रिड्यूस इंक्रीज कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि डैम्पिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारे केसेस अपना आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे केसेस अपना आप में क्या है, एक क्वेश्चन है। तो आपको इनको एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें ना हमारा एक लास्ट और टॉपिक बचा है क्रिटिकल शाफ्ट वाला, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, वो एक चीज बचा है, और एक वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, एक वो चीज बची है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, किसी दिन शाम वाली क्लास में करेंगे, मॉर्निंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते नहीं है तो फिर फायदा नहीं है उस करने का, है ना। तो उसको हम इवनिंग की क्लास करेंगे, मे भी शायद हाँ कल कर ले,
कल कर सकते हैं या फिर परसों कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसी वीक में आपका टोम कंप्लीटली खत्म हो जाए, so दैट आपका फिर माइंड फ्री रहे कि हाँ एटलीस्ट हमारा वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। अच्छा मेरे से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, लेट्स सपोज जैसे अगर हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो हम उसको एज अ लाइव क्वेश्चन